हमारा जो बोन है वो एक कांस्टेंट टर्नओवर में चल रहा है कि बोन फॉर्म भी हो रही है और बोन एब्जॉर्ब भी हो रही है। एक एज के बाद एक इम्बैलेंस हो जाता है कि बोन बननी कम होनी शुरू हो जाती है और बोन एब्जॉर्ब ज्यादा होनी शुरू होती है, खोखली होनी शुरू हो जाती है, जैसे दीमक खाई लक्कड़ होती है ना, जैसे इसके कारण जल्दी फ्रैक्चर होने का डर है। सिंपल बैक एक्स एंड बॉडी एक्स कैन बी अ सिम्टम ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। लेडीज में खासकर मीनोपॉज के बाद कुछ हार्मोनल डेफिशिएंसीज होती हैं जिसके कारण ये एक्सेलरेट हो जाता है। सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टिमुलस फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स इज वेट बेरिंग एक्सरसाइज। सिंपल वॉकिंग इज ऑल्सो वेट बेरिंग। क्योंकि जब आप खड़े हो रहे हैं, चल रहे हैं, तो आप अपना बॉडी वेट भी आपकी बोन्स के ऊपर पड़ा है। अपना बैक आर्च मेंटेन करिए, नीचे जाइए, इतनी चेयर हो ताकि आपका जो थाई है वो आपके फ्लोर के बिल्कुल पैरेलल हो, एंड देन यू गेट अप। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सेहतनामा में आज एक बार फिर डॉक्टर मनपाल नरूला हमारे साथ हैं। सीनियर ऑर्थोपेडिक और सर्टिफाइड फिटनेस कंसल्टेंट है, जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड स्पाइन स्पेशलिस्ट है। आज हम महिलाओं की एक कॉमन प्रॉब्लम है ऑस्टियोपोरोसिस, जिस पर हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, क्योंकि 40 के बाद मेनोपॉज का जब दौर शुरू होने वाला होता है या मेनोपॉज हो चुका होता है 45-50 में, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो आपकी हड्डियां कमज़ोर होती हैं। इस पर भी हमने कई एपिसोड बनाए हैं, लेकिन कैसे आप उसे बचा सकते हैं, अपनी बोन डेंसिटी को और मसल लॉस को, आज इस पर बात। बहुत बहुत स्वागत सर। सो आप एक तो ऑर्थोपेडिशियन है, हड्डियों के रोगों के माहिर जिसे हम कह सकते हैं, और महिलाओं की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं 40-45 के बाद, जब मेनोपॉज का दौर शुरू हो रहा होता है या हो चुका होता है। डॉक्टर्स कह देते हैं आप कैल्शियम लीजिए, विटामिन डी के वो सैशे या टैबलेट्स, और आप कैल्शियम की गोलियां खा रहे हैं, लेकिन क्या वो काफ़ी होती हैं? क्या उनसे बोन्स जो वीक हो रही होती हैं वो स्ट्रांग हो सकती हैं? आप क्योंकि फिटनेस कंसल्टेंट भी हैं और आप ये रिकमेंड करते हैं कि हर महिला, हर लड़की को वेट बियरिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, कुछ एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जिससे उनकी बोन्स भी बच सके और मसल लॉस भी ना। देखो, पहले तो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ऑस्टियोपोरोसिस होता है क्या। आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल नो इट ऑलरेडी। हमारा जो बोन है वो एक कांस्टेंट टर्नओवर में चल रहा है कि बोन फॉर्म भी हो रही है और बोन एब्जॉर्ब भी हो रही है। ये पूरी उम्र चलता रहता है। एक एज के बाद एक इम्बैलेंस हो जाता है कि बोन बननी कम होनी शुरू हो जाती है और बोन एब्जॉर्ब ज्यादा होनी शुरू होती है। उसके कारण बोन पोरस हो जाती है, बोन के अंदर होल्स होने शुरू हो जाते हैं, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, खोखली होनी शुरू हो जाती है, जैसे दीमक खाई लक्कड़ होती है ना, जैसे, तो वो बड़े बड़े होल्स होते हैं, तो उसका जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। उसके कारण जल्दी फ्रैक्चर होने का डर है और थोड़ी सी बोन झुकनी शुरू हो जाती हैं। तो ये जो इजी फ्रेजाइलिटी ऑफ फ्रैक्चर ऑफ द बोन्स हो जाता है, जिसमें बिकॉज जल्दा से गिरे फ्रैक्चर हो गया, ये ऑस्टियोपोरोसिस की एक निशानी है। बट लॉट ऑफ पीपल कम टू अस जस्ट विद बैक एक। सो विमेन, इट्स नॉट कि वो तो एक इवेंट है जब बोन टूटी, जब गिरे, पर सिंपल बैक एक्स एंड बॉडी एक्स कैन बी अ सिम्टम ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। और जैसे मतलब आपने बताया, बॉडी में दर्द अगर हो रहा है, हाँ, या बैक एक खासकर, बैक एक हो रही है, तो वो भी एक निशानी ऑस्टियोपोरोसिस की हो सकती है। और जैसे आपने बोला, लेडीज में खासकर मीनोपॉज के बाद कुछ हार्मोनल डेफिशिएंसीज होती हैं जिसके कारण ये एक्सेलरेट हो जाता है। जेंट्स आफ्टर 60-70, बट विमेन इमीडिएटली आफ्टर मीनोपॉज। उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, उसके बारे में अवेयर होना बहुत जरूरी कि एक एपिडेमिक प्रोपोर्शन में है इन आवर कंट्री। तो अगर हम उसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग कराएं, जैसे एक बोन डेंसिटी डेक्सा स्कैन होता है, और हम अपना रेगुलर डाइट जैसे, और अब यहाँ डाइट पे अगर मैं बात करूँ तो हम एम्फोसिस देते हैं कैल्शियम एंड विटामिन डी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट। पर एक स्टेज के बाद कैल्शियम और विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन में कुछ लिमिटेशंस होती हैं। विटामिन डी इज इंपॉर्टेंट कि आपकी कैल्शियम एब्जॉर्ब हो सके, वो लेना जरूरी है। पर अगर आप ये, दिस इज फॉर प्रिवेंशन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, पर एक बार आपका ऑस्टियोपोरोसिस हो जाए, वी हैव टू गो फॉर सम अदर मेडिसिन, जिसमें आप कुछ इंजेक्शंस आ गए, कुछ वंस अ वीक, वंस अ मंथ टैबलेट है। पर सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, आज हम बात करते हैं कैल्शियम, विटामिन डी और ये सब मेडिसिन की, जो सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टिमुलस फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स इज वेट बेरिंग एक्सरसाइज। मतलब सबसे जरूरी जो चीज है, आप बिल्कुल, दवाइयां ले रहे हैं, हाँ, लेकिन वो बिल्कुल, दवाइयां भी तब तक उतनी काम नहीं करेंगी जब तक आप हिलेंगे वेट नहीं, बेरिंग बेड एक्सरसाइज नहीं। एक्सरसाइज नहीं अगर आप करते। बेड पे पड़े हैं, आप 10 टैबलेट्स कैल्शियम की रोज खाइए, बट वो आपकी बोन्स को स्ट्रांग नहीं करेगा। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कह लो या वेट बेरिंग एक्सरसाइज करो। अगर हम वेट बेरिंग एक्सरसाइज करें तो सिंपल वॉकिंग is a form of a weight bearing exercise. नॉन वेट बेरिंग एक्सरसाइज मतलब जैसे साइकिलिंग हम कहते हैं, स्विमिंग, विच आर नो डाउट गुड एक्सरसाइजेस। आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं, आपकी जॉइंट्स की अगर प्रॉब्लम है तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। पर अगर हम ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें तो इट हैज टू बी अ वेट बेरिंग एक्सरसाइज, वॉकिंग, स्टेयर क्लाइंबिंग, सिंपल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो हम वेट्स के साथ करते हैं। सो सम काइंड ऑफ, वो हम आपसे जरूर सीखेंगे कि आप घर पे, क्योंकि सब
जिम नहीं जा सकते हैं। हाँ जी। मेरा मकसद जो मैं वीडियोस बनाती हूँ, मैं उन महिलाओं के लिए जो अपने घर में हैं, शायद घर से बाहर निकलने की भी उनको इजाज़त नहीं है, वो घर में बैठकर अगर देख रही हैं इस वीडियो को, वो घर में क्या कर सकती हैं, कौन सी वेट बेयरिंग वो एक्सरसाइज कर सकती हैं, जिससे कि उनके बोन्स स्ट्रॉन्ग रहें। आई एम ग्लैड तो यू आस्क्ड मी दिस बिकॉज एक बड़े सालों तक ये मिथ था कि विमेन को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करनी एंड वो सोचते थे कि हमारे मसल्स बन जाएंगे एंड वी विल स्टार्ट लुकिंग लाइक मेल्स विच इज़ नॉट ट्रू बिकॉज हमारे अंदर वो विमेन के अंदर वो हार्मोन्स नहीं होती हैं जो मसल्स को ऐसा बड़ा बना देंगी। तो इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग विमेन के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है इफ नॉट मोर बिकॉज उसके टू एडवांटेजेस हैं। एक तो आपका जो एज रिलेटेड मसल लॉस होता है जिसको हम सार्कोपीनिया कहते हैं वो स्लो डाउन हो जाता है। तो मसल लॉस भी बहुत कॉमन है इन एल्डरली पीपल। और उसके बारे में भी ज़रूर बताइए, हाँ, वो है क्या और इसके क्या नुकसान है? तो वही सार्कोपीनिया हम कहते हैं जो हमारी एक एज के बाद हमारा मसल नेचुरली उसका वीक होना शुरू हो जाता है, एट्रोफी होना शुरू हो जाता है। और तभी आप देखते हो कि बुजुर्गों में या एल्डरली लोगों में वो गिर जाते हैं सडनली क्योंकि मसल इम्बैलेंस होता है, मसल वीकनेस होती है और बिकॉज उनकी बोन्स ऑलरेडी वीक हैं तो वो फ्रैक्चर हो जाता है। जैसे हिप फ्रैक्चर हमारे पास सबसे कॉमन आता है इन एल्डरली पीपल। सो मसल लॉस को रिवर्स करने के लिए या हॉल्ट करने के लिए या स्लो डाउन करने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वे है। एंड आप देखेंगे आजकल अगर आप किसी भी जिम में जाएंगे तो इवन यू विल फाइंड पीपल एट 70s एंड 80s ऑल्सो पीपल अवेयर आर इनटू एक्सरसाइजिंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो ये मसल लॉस को बहुत हद तक स्लो डाउन करता है, आपकी एजिंग को काफ़ी हद तक हॉल्ट करता है। एंड बोन का तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। सो डेफिनेटली विमेन शुड डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो उनकी मसल मास को भी इंप्रूव करेगा, उनकी टोनिंग करेगा, उनका वेट कंट्रोल में हेल्प करेगा। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, लॉट ऑफ विमेन आर स्ट्रगलिंग विद वेट लॉस एंड हम बात करते हैं कैलोरी डेफिसिट विच इज़ इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज जो नॉर्मल वॉकिंग एंड ऑल। बट एक चीज़ है, जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, जब हम अपने लीन बॉडी मास इज इंक्रीज्ड एज कम्पेयर टू योर फैट, तो अगर 70 केजी की विमेन है और दोनों दो 70 केजी, एक में फैट ज़्यादा है एक में लीन बॉडी मास ज़्यादा है, तो इवन व्हेन यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग, जिसका लीन बॉडी मास ज़्यादा है शी इज़ बर्निंग मोर कैलोरीज। सो आपका जो रेस्टिंग जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है। तो आपका सस्टेन्ड वेट लॉस रहता है अगर हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे। ये भी क्योंकि विमेन का एक कंसर्न होता है कि वेट लॉस, तो अगर हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो हम अपनी सस्टेन्ड वेट लॉस मेंटेन कर सकते हैं बिकॉज आपकी रेस्टिंग कंडीशन में इवन व्हेन यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग यू आर बर्निंग मोर कैलोरीज। सो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। वेट बेयरिंग एक्सरसाइज आप कहते हैं, वजन उठाओ एक्सरसाइज, अगर मैं हिंदी में इसे कहूँ तो कैसे वो आपकी बोन बिल्ड करने में मदद करता है, मसल बिल्ड करने में कैसे बनती है वो? क्योंकि जब आप वेट बेयरिंग, सिंपल वॉकिंग इज ऑल्सो वेट बेयरिंग। क्योंकि जब आप खड़े हो रहे हैं, चल रहे हैं, तो आप अपना बॉडी वेट भी आपकी बोन्स के ऊपर पड़ा है। तो जब बोन्स लोड होंगी, जब बोन्स के ऊपर कोई भी चीज़ देखो अगर हम उसको यूज़ नहीं करेंगे तो नेचुरली वो उसकी जो आर्किटेक्चर पे फर्क पड़ेगा। जब हम वेट अपना डालते हैं, खड़े होते हैं या वॉक करते हैं, हम अपने लिम्स को यूज़ कर रहे हैं तो टर्नओवर बढ़ता है, आपकी बोन्स के ऊपर वेट बढ़ रहा है, उनकी लोडिंग होती है, उसके कारण मोर कैल्शियम इज डिपॉजिटेड एंड लेस इज रिजॉल्व। सो देयर इज अ प्रोसेस विच स्टार्ट्स वंस यू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग through your muscles, more blood will flow into the bones. Because of the loading of the bones, there is better turnover. और ये सब आपकी एक गुड बोन आर्किटेक्चर में हेल्प करता है। एक चीज़ आपने कही कि आपकी बढ़ती उम्र को भी रोक सकती है अगर आप ये वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस करें। एजिंग जिसे हम Aging, कहते yes. हैं कि हम सब बूढ़े नहीं होना चाहते, मतलब थोड़े से At बड़ी least- उम्र at में least यंग दिखना- लगना चाहते हैं, दिखना वो नहीं उसके चाहते। लिए यंग दिखना नहीं चाहते, तो उसमें कैसे ये वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस? देखो, हेल्थ ये नहीं है कि आपको कोई बीमारी नहीं है, हेल्थ आपकी एक जनरल वेलबींग है। जब हम वेलबींग की बात करते हैं, हम इमोशनल, मेंटल, फिजिकल वेलबींग की बात करते हैं। जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमें फिजिकल बेनिफिट्स तो मिल ही रहे हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है, आपकी स्किन को सर्कुलेशन बढ़ रहा है, तभी आपकी स्किन ग्लोइंग होती है ना, आपकी बोन स्ट्रांग हो रही है, मसल स्ट्रांग हो रहा है। एंड डेफिनेटली बिकॉज यू आर इमोशनली ऑल्सो, आपके एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, आप मेंटली रिलैक्स होते हैं। इनफैक्ट मैं हमेशा जिम को बोलता हूँ, मैं जर्नी फ्रॉम डिस्ट्रेस टू डी स्ट्रेस, आप डी स्ट्रेस हो जाते हैं, आपका मेंटल रिलैक्सेशन हो जाता है, जो कि आपके अगेन आपकी बॉडी, स्किन, आईज में दिखेगा। और ऑफ कोर्स मेंटल वेलबींग, फिजिकल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। अगर हम ये सब चीज़ों को कंबाइन करें, एक्सरसाइज आपको तीनों चीज़ें देती है, तो डेफिनेटली आपका जो एजिंग प्रोसेस है, एंड देयर हैव बीन इनफ लिटरेचर नाउ, देयर आर मोर एंड मोर स्टडीज हो रही हैं, अब बहुत लिटरेचर सामने आ रहा है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं हम अपने एज रिलेटेड जो डीजनरेशन है उसको काफ़ी हद तक स्लो डाउन कर सकते हैं। आप 50 प्लस हैं, आप पर आप 52 लगते नहीं हाँ है, जी। यू आर 52, तो आप अपनी जो फिटनेस तो ठीक है, लेकिन जो आपने रिवर्स एजिंग हम कह सकते हैं, इसका क्रेडिट आप अपने जिमिंग को देते हैं, एक्सरसाइज को देते हैं, या जिम- डाइट का भी इसमें रोल So है? gymming and diet go hand in hand.
यू नो दिस आफ्टर ऑल रिमेंबर योर बॉडी इज अ टेम्पल। आपकी बॉडी आपका एक मंदिर है, आपने उसको रोज जैसे आप पूजा करते हैं, आप उस पर कुछ चढ़ावा देते हैं, आपको अपनी बॉडी को वर्शिप करना है, बिकॉज यही एक जगह जहां आपने रहना है, और तो कहीं रहते नहीं आप, है ना। तो जब आप बॉडी का सेल्फ केयर करते हैं, मैं कहता हूँ जो जिमिंग करता है, आप वो डिसिप्लिन तो है ही है, वो अपनी बॉडी को केयर भी करेगा, वो केयर करेगा तो एक्सरसाइज भी करेगा और डाइट भी देख के खाएगा। सो डेफिनेटली डाइट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कहूँगा 80% डाइट इज इंपॉर्टेंट, 20% एक्सरसाइज। ये हमारा जनरल एक फॉर्मूला है। बट प्लीज मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा कि आप पेट में क्या डालते हैं वो तो इंपॉर्टेंट है, आप इस माइंड में क्या डालते हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो अगर हम इन दोनों चीजों का ख्याल रखें कि हम क्या फीड कर रहे हैं अपने स्टमक को, क्या फीड कर रहे हैं माइंड को, आप एक वेलबींग के जर्नी पे दुरुस्त रहेंगे। राइट। सो अब हम 5 एक्सरसाइज बताएंगे जो घर पर कोई भी महिलाएं, लड़कियां हैं जो जिम नहीं जा सकती, क्योंकि सब जिम नहीं जा सकते, तो मैं ज़रूर चाहूँगी आप कुछ एक्सरसाइज, वेट बेयरिंग एक्सरसाइज जो उनको हेल्प करेंगी बोन डेंसिटी के लिए और मसल लॉस के लिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। सो मैं आज अभी कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताना चाहता हूँ जो घर पे बैठे बैठे विमेन कर सकती हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर बिजी, या तो काम पे या घर की ड्यूटीज़ की वजह से वो जिम नहीं जा पाती हैं। तो कुछ ऐसी एक्सरसाइज जो हम घर में ही कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा हमें कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और आप अगर ये 10-15 मिनट भी एक्सरसाइज करें, या मैक्सिमम 20-25 मिनट्स, आप ऑस्टियोपोरोसिस से भी बच सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, और आपका मसल मास भी नहीं डिक्रीज होगा। तो ये कुछ एक्सरसाइज है जिनको हम कोर एक्सरसाइज कहते हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्क्वाट्स, जो मदर ऑफ ऑल एक्सरसाइज है और जो आपके लेग वर्कआउट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सिंपल आप एक स्टूल या चेयर रख लीजिए अपने पीछे, अपनी बैक को कभी भी ऐसे राउंडिंग मत होने दीजिए। मेक श्योर कि आपकी बैक की जो आर्च है वो मेंटेन्ड है। थोड़े से बटक्स को आउट करके एक चेयर रख सकते हैं, अपने हाथ दोनों साथ में सामने रख के सिट ऑन द चेयर एंड देन कम अप। बट एट ऑल द टाइम डू नॉट बेंड योर बैक, आगे को मत झुकिए, अपना बैक का आर्च मेंटेन करिए, नीचे जाइए, इतनी चेयर हो ताकि आपका जो थाई है वो आपके फ्लोर के बिल्कुल पैरेलल हो, एंड देन यू गेट अप। जैसे से आपकी स्ट्रेंथ आती रहती है, आप क्या कर सकते हैं, ये चेयर को हटा सकते हैं और बिना चेयर के आप इसको नीचे जा सकते हैं। अगेन सेम पोजीशन, बैक की आर्च बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, एंड कम अप। अगर आपकी स्ट्रेंथ आ जाती है, आप थोड़ा सा वेट अपना पकड़ सकते हैं, यहां पे वेट रख सकते हैं और शोल्डर्स के ऊपर, एंड वेटेड स्क्वाट्स। इसको नीचे आए और ऊपर, फिर नीचे आए, होल्ड करिए फॉर अ फ्रैक्शन 1 और 2 सेकेंड्स, फिर उसको ऊपर ले आइए। अगर आप 10 to 15 रेपिटेशंस कर सकते हैं, 3 से 5 सेट, तो आपका लोअर बॉडी का वर्कआउट बहुत ही अच्छा हो जाएगा और आपके लेग्स हमेशा स्ट्रांग रहेंगे। तो ये स्क्वाट्स को जरूर इंक्लूड करिए अपनी एक रूटीन में। सो टू बिगिन विथ, आप बहुत ही लाइट वेट पकड़ सकते हैं, 1 kg और 2 kg ऑफ डंबल इज इनफ। जैसे से आपकी स्ट्रेंथ आती रहती है, क्योंकि आप जब बिना वेट्स के भी कर रहे हैं, आप अपना बॉडी वेट यूज कर रहे हैं, तो उसमें भी आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो रही है। पर अगर आप धीरे धीरे 1 kg 2 kg डंबल से शुरू करके यू कैन गो अपवर्ड्स, पर इतना लगाइए कि 10 to 15 रेपिटेशन से ज्यादा। अगर 15 रेपिटेशन से ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब आपको वेट बढ़ाना है। अगर 10 रेपिटेशंस भी आपकी नहीं हो पा रही, तो आप अपना वेट को कम करिए। तो स्टे बिटवीन 10 to 15 रेपिटेशंस एंड डू 3 to 5 सेट्स। अब मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा जो आपकी अपर बॉडी के लिए, जिसमें आपके चेस्ट, आपके शोल्डर, आपके आर्म्स, तीनों इस एक्सरसाइज में इंक्लूड हो जाते हैं। तो हम जमीन पे अगर इसको दिखाएं, पुशअप्स 2 तरह के होते हैं। बिगिनर्स के लिए आप अपने नीज को जमीन पे रखिए, अपने हाथ दोनों ऐसे रखिए और चेस्ट को नीचे सामने देखिए, और चेस्ट को नीचे लाके ब्रिंग इट क्लोज टू द, बिल्कुल जमीन के पास, टच ना करें, और फिर ऊपर ले आइए। अपनी जो आर्म्स हैं वो शोल्डर विड्थ से थोड़ी सी ज्यादा हो, सामने देखिए, अपनी बैक को आर्च मत होने दीजिए, ऐसे रखिए, इसको कर्व मत होने दीजिए। फिर नीचे आइए, सामने देख के होल्ड करें और फिर वापस ले आए। शुरुआत आप ऐसे करें, पर जैसे से आपकी स्ट्रेंथ आती है तो आप कन्वेंशनल पुशअप्स पे जाइए, जहां पे आप अपने नीज उठा लेंगे, टोज के ऊपर वेट डालेंगे। अगेन आर्म्स आपकी जो है शोल्डर वेट, आर्म्स एल्बोज बिल्कुल साइड ऑफ द बॉडी तक जाके, इसको नीचे जाइए, होल्ड करिए, फिर ऊपर ले आइए। शुरू में ये थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, पर अगर आप ये पोजीशन मेंटेन कर सकते हैं, अगेन अगर आप इसको 10 to 12 रेपिटेशंस, 4 या 5 सेट्स लगा सकते हैं, तो आपकी अपर बॉडी का वर्कआउट बहुत ही अच्छा होगा, जिसमें आपके चेस्ट, शोल्डर, आर्म्स तीनों वर्कआउट हो जाते हैं। जो पुशअप्स और जो मैंने आपके बताया थे स्क्वाट्स, इसके अंदर आपकी 50% स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कायम हो जाती है। अब मैं कुछ फ्री हैंड एक्सरसाइज बताऊंगा या लाइट डंबल्स के साथ, जिसमें आप 1 to 2 kg डंबल से शुरू कर सकते हैं। पर रिमेंबर, अगर आपको कोई शोल्डर इंजरी है तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा, और बिल्कुल लाइट वेट से शुरू करिए। थोड़ा वार्म अप, जैसे मैंने बताया, करना बहुत ज़रूरी है शोल्डर्स के लिए खासकर।
तो अगर हम शोल्डर के लिए, जिनका कई बार लेडीज में देखा गया है कि उनका हम्प आ जाता है, पीछे गर्दन में ऐसे थोड़ा कर्व आ जाता है, शोल्डर्स ड्रूप हो जाते हैं, ये लेडीज में बहुत ही कॉमन है। और ये इसलिए बिकॉज उनके शोल्डर मसल्स वीक होते हैं, उसके कारण नेक पेन भी हो जाती है, सर्वाइकल भी हो जाता है। तो शोल्डर एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके पोस्चर को भी ठीक रखेगा, आपको हंच नहीं आने देगा, आपके ड्रूप नहीं होने देगा। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगेन लाइट वेट पकड़िए दोनों डंबल्स में। यू कैन स्टार्ट विद 1 और 2 kgs। इसको ऐसे रखिए अपने कान के पास, बिल्कुल नॉट फार, क्लोज टू योर ईयर, एंड टेक इट अप। इसको ऊपर ले जाइए, होल्ड करिए, फिर नीचे ले आइए। बस इतना ही ईयर लेवल तक लेके आना है, बहुत नीचे तक नहीं लेके आना। इसको ऐसे रख के ऊपर लेके जाइए। ये अगर आप अगेन 8 to 12 रेपिटेशंस कर सकते हैं। अगर आप 12 रेपिटेशंस बहुत आराम से कर रहे हैं और आपको कोई थकान या मसल में एक नहीं हो रहा, तो फिर आप नेक्स्ट टाइम से उसको वेट को बढ़ा दीजिए। अगर आपसे 8 भी नहीं हो रही तो फिर अपना वेट कम करिए। ये आपके शोल्डर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और दूसरी एक्सरसाइज जो मैं बताऊं, हाथ अगेन अपने ऐसे साइड पे रखिए और डंबल को ऐसे ऊपर लेके जाइए। इसमें पोजीशन इंपॉर्टेंट है कि जो आपका एल्बो है वो ऐसे नहीं होना चाहिए। कुछ लोग गलती करते हैं ये वाली एक्सरसाइज, विच इज नॉट राइट। आपको ऐसे जाना है जैसे कि आप एक पानी ग्लास में से उल्टा रहे हैं। ये देखिए ऊपर आके आपका ऐसे नहीं है, ऐसे। तो इसको ऐसे लेके जाइए एंड मेक श्योर जब आप एंड करते हैं तो आपका जो एल्बो है वो शोल्डर से ऊपर होना चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक दिस। सो अगर आप ये मेंटेन, और स्लाइट बेंड ऑफ द एल्बो, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं, हल्का सा बेंड ऑफ द एल्बो, टेक इट अप लाइक दिस, होल्ड एंड ब्रिंग इट डाउन। ये हमारे डेल्टॉइड के लिए बहुत ही अच्छा है। अगेन बहुत ग्रेजुअली, जल्दी नहीं करना। जब आप नीचे आते हैं उसको भी ध्यान से आइए एंड मेंटेन दिस पोजीशन ऊपर आके। तो अगर आप ये वाली भी 8 to 12 रेपिटेशन को हम साइड लेटरल रेज कहते हैं, अगर आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपके शोल्डर वर्कआउट्स अच्छे होंगे, आपके शोल्डर स्ट्रांग रहेंगे, आपके शोल्डर ड्रूप नहीं करेंगे। लेडीज में एक और बड़ी पेक्यूलियर प्रॉब्लम होती है, खासकर कि इनके जो ये वाले मसल्स हैं नीचे वाले ट्राइसेप्स, ये एज के हिसाब से सैग कर जाते हैं। तो यहाँ पे स्किन जो है थोड़ी ढीली हो जाती है। ये जो हमारा मसल है इसको हम ट्राइसेप्स कहते हैं। जो ट्राइसेप्स वर्कआउट है वो हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है, पर विमेन के लिए खासकर मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि ये वाली जो एरिया है इनका एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है जो थोड़ा सैग कर जाता है। तो ट्राइसेप्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे शुरू करिए। अगेन आर्म बाय योर साइड, लाइट वेट बिल्कुल। इसको सर के पीछे लेके जाइए। अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो नीचे तक लाइए और फिर उसको ऊपर लेके जाइए, फिर नीचे लाइए। इतना लाइए कि 90 डिग्री और उससे थोड़ा ज़्यादा। आपका ये जो आर्म है ये कान से दूर नहीं जाना चाहिए। इट शुड स्टे क्लोज टू योर ईयर। इसको नीचे सर के पीछे डंबल को लेके आइए, गेट इट मैक्सिमम स्ट्रेच्ड एंड देन टेक इट अप। सो अगर आप, ये ट्राइसेप्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो आपके इस मसल ग्रुप को काम करेगी और आपके मसल ये लूज नहीं होगा। सो ये ट्राइसेप्स की अगेन 8 to 12 रेपिटेशंस, इतना वेट हो कि आप मिनिमम 8 कर सकें। और अगर 12 पे आके आपकी, इट शुड नॉट कि आप ज़्यादा कर पा रहे हैं, अगर इससे ज़्यादा भी कर पा रहे हैं फिर अपना वेट थोड़ा सा बढ़ाइए। एक ट्राइसेप्स के लिए ये एक्सरसाइज है। और दूसरी एक्सरसाइज मैं बताऊं, अपना हाथ ऐसे रखिए, आप बॉडी को बेंड करिए। आपका जो आर्म है वो बिल्कुल, इसको हम किक बैक कहते हैं। ये आपका आर्म शुड बी पैरेलल टू द ग्राउंड, ये वाला पार्ट, एंड यू टेक इट बैक, होल्ड एंड देन ब्रिंग इट डाउन। सो आपका जो ये आर्म है शुड बी पैरेलल टू द फ्लोर। आप एल्बो को बॉडी के पास रखिए, आप सिर्फ एल्बो को हिला रहे हैं और ये मसल को टाइट कर रहे हैं, फिर नीचे ला रहे हैं। ये आर्म नहीं स्विंग, शोल्डर स्विंग नहीं करना चाहिए। आपका शोल्डर फिक्स हो गया। और किस पोजीशन पे फिक्स हुआ है? जहां पे आपका आर्म बिल्कुल पैरेलल है। इसको आप ऊपर लेके जा रहे हैं, शोल्डर को नहीं हिला रहे हैं, सिर्फ एल्बो को हिला रहे हैं। इसको हम किक बैक कहते हैं। आप सिंगल आर्म भी कर सकते हो और अगर आपकी थोड़ी स्ट्रेंथ आ जाए तो दोनों आर्म्स को आप इकट्ठे भी कर सकते हो। ध्यान दीजिए, आपका सिर्फ एल्बो हिल रहा है, आपका शोल्डर स्विंग नहीं कर रहा। और ऊपर आके उसको पूरा टाइट करिए, किक बैक, एंड फिर नीचे लाइए। तो ये 2 एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो ये जो आपका ट्राइसेप्स का पार्ट है ये टाइट रहेगा और सैग नहीं करेगा। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हमारी आर्म्स की अपर पोर्शन, आगे वाला, जो मैंने पहले बताया था पीछे वाला पोर्शन। अब ये जो आगे वाला पोर्शन है जिसको हम बाइसेप्स मसल कहते हैं, इसकी स्ट्रेंथ के लिए है। तो अगर आप साइड से देखेंगे, आपने डंबल दोनों को इस ग्रिप में पकड़ना है जहां पे आपका जो पाम है इज फेसिंग फॉरवर्ड, और इसको ऊपर लाइए, होल्ड करिए, टाइट करिए और धीरे लाइए। आप दोनों हाथों को ऑल्टरनेट भी कर सकते हैं या आप दोनों को इकट्ठे भी कर सकते हैं। इसको ऊपर लेके आइए। अगेन यू आर नॉट मूविंग योर शोल्डर, आपकी एल्बो शुड बी टक्ड बाय योर साइड्स। ये एल्बो नहीं हिलना चाहिए इसमें, बिल्कुल सिर्फ आपकी फोर आर्म हिलना चाहिए, ये नहीं करना, ये वाला गलत है। आर्म एल्बो को बिल्कुल साइड में रखिए और सिर्फ आप फोर आर्म हैंड्स को ऊपर लेके जाएंगे, फिर नीचे लाएंगे। तो अगर ये पोजीशन में आपका ये वाला जो मसल ग्रुप है ये एक्ट करेगा। आप इसका एक वेरिएशन कर सकते हैं जिससे आपका ये वाला फोर आर्म मसल और
ये ऊपर वाला आर्म भी ठीक रहेगा। इसको हम हैमर कर्ल्स कहते हैं। तो ये 2 एक्सरसाइज आपकी आर्म्स के लिए बहुत अच्छी है। इसमें जो ग्रिप है, पहली में हमारा आर्म पाम ऐसे फॉरवर्ड था, इसमें जो पाम है इज फेसिंग योर बॉडी इनसाइड, और आप ऊपर लेके जा रहे हैं, और इसमें ये वाला जो मसल है ये आपका एक्ट होता है, और ये वाला मसल, तो इसको हम हैमर कर्ल्स कहते हैं। अगेन जस्ट द ग्रिप इज डिफरेंट, रेस्ट एवरीथिंग बिल्कुल सेम है। एल्बोज नहीं मूव करनी, एल्बोज आर टक्ड इन बिल्कुल बॉडी के साइड पे, इसको हम हैमर कर्ल्स कहते हैं। तो ये जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई ट्राइसेप्स की और बाइसेप्स की, इसकी आपके आर्म और शोल्डर, अगर आप ये करें अपने पुशअप्स के साथ तो आपका अपर बॉडी वर्कआउट बहुत ही अच्छा होगा। जैसे मैंने बताया, लेडीज में अक्सर एक और प्रॉब्लम है कि जो शोल्डर्स ड्रूप हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो हमारे अपर बैक के मसल्स और नेक के मसल्स वीक रहते हैं। तो एक तो मैंने पुशअप्स बताया था, एक मैं एक्सरसाइज आपको और बताना चाहता हूं जो आप घर पे कर सकते हैं, जिससे आपकी जो शोल्डर है वो पीछे की तरफ रिट्रैक्ट होता है, चेस्ट आउट होती है और आपका पोस्चर बेटर होता है। इसकी जगह आपका पोस्चर ऐसे रहेगा। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अगेन जैसे स्क्वाट्स वाली पोजीशन थी, अपनी बैक की आर्च को मेंटेन रखिए, थोड़ा सा झुकिए, नीचे को जाइए, ये लाइट डंबल्स पकड़ के आपने अपनी बैक को राउंडिंग नहीं होने देनी, ये रखना है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। अपने बटक्स को बाहर करिए, आर्च मेंटेन करिए और सामने देख के इसको ऊपर लाइए। इसको हम रोइंग कहते हैं, बेंट ओवर रो, जैसे आप रोइंग कर रहे हो पोजीशन। इसको ऊपर लेके जाइए, इसमें आपके जो शोल्डर ब्लेड के पीछे वाला मसल है वो टाइट होगा। इसको धीरे से नीचे लाइए, सामने देखिए, अगेन बैक का आर्च मत लूज करिए, टेक इट अप। इसको आप ऐसे भी ला सकते हैं या आप इसको ऐसे भी ला सकते हैं। ऊपर आके रोकिए और फिर नीचे ले आइए। इससे आपका जो अपर बैक के मसल्स हैं ये स्ट्रांग होंगे और आपकी राउंडिंग नहीं होगी, एंड योर पोस्चर विल ऑलवेज रिमेन इरेक्ट। तो कुछ अपनी बातों का ख्याल रखना जब आप ये घर पे कर रहे हैं। एक तो लूज फिटिंग क्लोथ्स पहनिए, थोड़ा सा एटमॉस्फेयर शुड बी, एयर शुड बी कूल्ड, बहुत गर्मी ना हो बिकॉज डिहाइड्रेशन होने का डर है। अपने आप को हाइड्रेट रखिए, पानी पीती रहिए और सेट्स के बीच में डीप ब्रीदिंग करिए। हम ज़्यादातर एक गलती करते हैं, जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हम अपना ब्रेथ को रोक लेते हैं। सो डीप ब्रीदिंग करिए, सेट्स के बीच में टाइम दीजिए, लूज फिटिंग क्लोथ्स पहनिए। कोई भी मसल ग्रुप शुरू करने से पहले उसका वार्म अप करिए, और जब आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाए तो कूल डाउन करें। अगर आप 20 to 30 मिनट्स में ये सारी सेट ऑफ एक्सरसाइज करें तो आपके पूरे दिन की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो चुकी है। एक मैं और सलाह देना चाहूँगा अपनी लेडीज़ वुमेन को कि प्रोटीन जो डाइट है, जैसे मैंने बोला, कोई भी आपकी बॉडी स्ट्रक्चर के लिए डाइट इज 80%। तो अगर आप अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं तो अपने डाइट का ध्यान दीजिए, थोड़ा सा प्रोटीन इंटेक। हम बोन्स की बात करते हैं, कैल्शियम एंड विटामिन डी। जो बोन्स का 80% स्ट्रक्चर है वो हमारे प्रोटीन से बना है। सो प्रोटीन्स को मत निगलेक्ट करिए। हम सबको मालूम है, एग्स, पनीर, सो मेनी, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज है। आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट शुड बी मेट, क्योंकि अगर आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट मीट नहीं होगा और आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपका मसल बिल्डअप नहीं होगा, मसल वेस्टिंग होनी शुरू हो जाएगी। सो डाइट का जरूर ख्याल रखिए, अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट खासकर आप उसको निगलेक्ट मत करें। एक टिप देना चाहूँगा, जब भी आपको कोई पेन एक हो रही है, जब वो आपने कोई आज मसल ग्रुप लगाया और आपको शोल्डर में पेन हो गई, आप उसी टाइम उसको रोक दीजिए। क्योंकि होगा क्या, जब आप उसको एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखेंगे, थोड़ी बॉडी वार्म अप हो जाएगी और वो आपका पेन खत्म हो जाएगा, आप सोचेंगे आप ठीक है। नहीं, जब आपको पहले सेट में ही दिक्कत हो रही है, इमीडिएटली रोक लीजिए। या तो एक्सरसाइज का एंगल चेंज कर लीजिए, या वेट लाइट कर लीजिए, या उस एक्सरसाइज को उस दिन मत करिए और घर जाके या कमरे में जाके अपने आइसिंग कर लीजिए। सो अगर आपको कोई पेन हो रहा है पर्टिकुलर एक्सरसाइज को, वो एक्सरसाइज मत करिए, उसको टाइम दीजिए रिकवर होने के लिए, फिर बाद में आप अपनी कंसल्टेशन के साथ उसको शुरू कर सकते हैं। एक मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि डेफिनेटली आप लोग घर में एक्सरसाइज करें, बिकॉज जिम जाने का टाइम नहीं है। बट इट्स अ गुड आइडिया कि एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट फ्यू सेशन आप कोई ट्रेनर को घर बुला लीजिए, या कुछ लिटरेचर पढ़ लीजिए, या इवन ऑनलाइन आजकल क्लासेस होती हैं, थोड़ी सी अटेंड कर लीजिए, ताकि आपको राइट फॉर्म और एंगल पता लगे। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, अगर इस एंगल में ज़रा सी भी चूक हुई तो आपकी इंजरी हो जाएगी। फिर फ़ायदा नहीं, आपने एक दिन एक्सरसाइज की और 5 दिन आप इंजरी के साथ बैठे हैं। सो किसी फॉर्म में इसका लाइट वेट से शुरू करिए, बिल्कुल लाइट वेट से, पर अपना फॉर्म ठीक रखिए ताकि आपको इंजरीज ना हो।